हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 14 सितंबर को दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है हाउ हैज़ जेन जी फोर्स चेंजेस इन नेपाल। नेपाल क्राइसिस को डिटेल में समझेंगे। आखिर नेपाल क्राइसिस कैसे शुरू हुआ था, कैसे जेन जी जनरेशन के बच्चों ने इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू किया और किस तरीके से जो सरकार है, पार्लियामेंट है, वो डिसॉल्व होती है, नई सरकार बनती है और फ्यूचर चैलेंजेस नेपाल के लिए क्या हैं। सारे एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट आर फॉरेनर ट्रिब्यूनल न्यू पावर। फॉरेनर ट्रिब्यूनल के ऊपर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन दिखने वाला है 2026 प्री में। सो ये आर्टिकल एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है हाउ हैज़ जेन ज़ीज फोर्स चेंजेस इन नेपाल। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2IR मीन्स के पर्सपेक्टिव से, ऐसे के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आप एज अ एनेक्डोट, एनालॉजी की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के यूसेज पे भी आप नेपाल क्राइसिस की बात कर सकते हैं कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है अपनी वॉइस को रेस करने के लिए, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, जब बाकी मीडिया हाउसेस, ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस वो रोल अदा नहीं कर रहे हैं। कैसे फोर्थ पिलर का काम कर रहा है डेमोक्रेसी में। ये सारे एस्पेक्ट जो है हम इस आर्टिकल के थ्रू कवर करेंगे और इन जगह पर आप इस आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं, नेपाल क्राइसिस एज एन एग्जांपल दे सकते हैं। शुरू कर लेते हैं सबसे पहले स्टोरी सोफार की कि एक्चुअल नेपाल में जो हालात हैं वो क्या हैं और उनके पीछे के रीजंस क्या हैं, फ्यूचर में क्या चैलेंजेस नेपाल फेस करेगा। The September 4, 2025 in Nepal, the ruling Communist Party of the Nepal Unified Marxist-Leninist KP Sharma Oli led government banned 26 major social media platforms citing non-compliance with registration requirements. This triggered widespread Gen Z protest from September 8 with demonstration viewing it as an attempt to silence dissent. So, September 4 को जो उस समय सरकार थी, KP ओली की सरकार थी, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला और 26 सोशल मीडिया साइट को बैन कर दिया और कहा कि ये रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। जब ये न्यूज़ फैली तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया जेन जी जनरेशन के द्वारा। जेन जी जनरेशन है क्या, ये आपको बता देते हैं। वो लोग जो 1996 से 2010 के बीच में जो जन्म लिए हैं उन्हें हम जेन जी जनरेशन में काउंट करते हैं। सो ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनकी उम्र 15 साल से ले कर के 30 ईयर्स के बीच की है जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। उनको ये लगा कि सरकार सोशल मीडिया को बैन करते हुए जो डिसेंट वॉइस है उसको साइलेंट करना चाहती है, जो जेन्युइन वॉइस है उसको साइलेंट करना चाहती है। द प्रोटेस्ट क्विकली एस्केलेटेड फ्रॉम पीसफुल गैदरिंग इन काठमांडू टू वायलेंट कन्फ्रंटेशन, है ना। शुरुआत प्रोटेस्ट जो हुआ था वो पीसफुल था लेकिन वायलेंट कन्फ्रंटेशन में बदल गया और वायलेंस होना शुरू हो गया। कम से कम 34 लोगों की इसमें जानें गई हैं और 1000 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं। द नेक्स्ट डे मल्टीपल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर अटैक्ड including Parliament, Supreme Court, Prime Minister Office Complex, and even the leading media houses, कांतिपुर's headquarters. So next day आप देख रहा होगा आपने सोशल मीडिया में कि किस तरीके से जो है पार्लियामेंट में आग लगा दी गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यहाँ पर भी अटैक किया गया और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पर भी अटैक किया गया। पॉलिटिशियन होम्स वर बर्न डाउन, प्रिजनर फ्रीड फ्रॉम जेल इंक्लूडिंग अरेस्टेड पॉलिटिशियन एंड एक्स मिनिस्टर राबी लामिछाने ऑफ द राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। द प्राइम मिनिस्टर ओली also resigned on September 9 after 3 days of negotiation involving President Army Chief General Ashok Raj Sikdel and Gen Z leaders. Former Supreme Court Chief Justice Sushila Karki was appointed as the interim Prime Minister with a mandate to conduct elections by March 2026. She immediately recommended dissolving Parliament. जो अरेस्टेड लीडर्स थे उनको जेल से रिहा करवा दिया गया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के एक एक्स मिनिस्टर थे राबी लामिछाने, उन्हें रिहा कराया गया और उसके बाद में जो KP ओली हैं उन्होंने September 9 को अपना रेजिग्नेशन प्रोवाइड कर दिया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया।
3 दिन तक नेगोशिएशंस चले प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ जनरल और जेनजी लीडर्स के बीच में, और फाइनली डिसाइड किया गया कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं सुशीला कार्की, उन्हें अपॉइंट किया जाए एज अ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। और ये रखा गया कि जो इलेक्शंस होंगे वो मार्च 2026 में कंडक्ट किए जाएंगे। जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला उन्होंने पार्लियामेंट को तुरंत ही डिसॉल्व कर दिया। नाउ अब बात करते हैं कि आखिर इस प्रोटेस्ट के रीज़न क्या थे। बिल्कुल, जो इमीडिएट कॉज था वो था 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर देना, उसको ख़त्म कर देना। लेकिन क्या यही एकमात्र रीज़न था? इसे समझते हैं। इन रिसेंट ईयर्स मैनी नेपालीज हैव माइग्रेटेड आउट ऑफ द कंट्री फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। सोशल मीडिया आउटलेट्स आर यूज्ड नॉट जस्ट फॉर वेंटिंग अबाउट मिस गवर्नेंस बट ऑल्सो फॉर कम्युनिकेशन एंड बिजनेस। ठीक, सो ज़्यादातर अगर हम नेपाल की इकॉनमी की बात करें तो वो रेमिटेंस पे डिपेंड करती है। अब रेमिटेंस पे डिपेंड क्यों इतनी डिपेंडेंसी है? क्योंकि वहाँ पर जो युवा हैं उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, उन्हें माइग्रेशन करना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, दूसरे देश में जाके वो नौकरी करते हैं और फिर वहाँ से पैसा भेजा जाता है। अब जब आपके घर वाले है ना आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर आक्रोश तो आएगा। आप बाहर से उन्हें कॉल कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बात नहीं हो पा रही है, ना कम्युनिकेशन हो पा रहा है, ना बिजनेस हो पा रहा है। सो पहला जो इशू था वो ये था। इसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर मिस गवर्नेंस पे अपने व्यूज़ दिए जा सकते थे, प्रोटेस्ट किया जा सकता था, उसे ही बैन कर दिया गया। एक तरीके से डिसेंट को साइलेंस करने की कोशिश की गई। हालांकि जो यंग लोग हैं उनका कहना है कि सिर्फ सोशल मीडिया बैन के कारण हम ये सारा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो है करप्शन। करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और मिस गवर्नेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है नेपाल में। Ever since the 2015 constitution, power has alternated between three leaders, Mr. Oli, Pushpa Kamal Dahal Prachanda of the CPN Moy Center and Sher Bahadur Deuba of Nepali Congress. So 3 पॉलिटिकल पार्टी के बीच में ये म्यूजिकल चेयर गेम चल रहा है। एक बार तुम बन जाओ, एक बार तुम बन जाओ। इस तरीके से तीन प्राइम मिनिस्टर पिछले 10 साल में थोड़े छोटे छोटे टेन्योर के लिए बनाए जा रहे हैं और इनका जो फोकस है वो सेल्फ इंटरेस्ट पर ज़्यादा है रेदर देन की गवर्नेंस प्रोवाइड करने पर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने पर ज़्यादा फोकस किया है इन तीनों ही लीडर्स ने और इन सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। Despite the relative progressive constitution, governments have been unable to improve economic condition, providing unstable governance through constant challenging alliances। ठीक है, तो ये जो इन लोगों ने अननेचुरल अलायंस बनाए, सरकार बनाई, उसमें करप्शन कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बार बार सरकारें गिर जा रही हैं, यही सब सारी चीज़ें हो रही हैं और उसके कारण जो युवा है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ नहीं रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। सो अगर मैं इसे समअप करूँ तो जो इशू है वो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, दूसरा है करप्शन, तीसरा है लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। ये 3 मेजर रीज़न हैं। इसके अलावा जो ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी है जिसमें सोशल मीडिया बैन किया है वो इमीडिएट कॉज है। ये आपके 3 मेजर रीज़न हो जाएंगे। नाउ अब बात करते हैं कि ये जो अपराइजिंग है पुरानी अपराइजिंग से कैसे डिफरेंट है। जन आंदोलन 1 1990 में हुआ था, जन आंदोलन 2 2006 में हुआ था। जब 2006 में हुआ था तो मोनार्की को छोड़ करके डेमोक्रेटिक सेटअप बनाने की बात की गई थी, नए नेपाल की संरचना की बात की गई थी। जबकि जो 2025 का जेनजी प्रोटेस्ट है ये इन दोनों प्रोटेस्ट से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि इन दोनों ही प्रोटेस्ट में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि नेपाली कांग्रेस हो गए, यूएमएल हो गई, सीपीएम हो गए, इन सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल। लेकिन 2025 का जो प्रोटेस्ट था वो केवल और केवल जेनजी एक्टिविस्ट के द्वारा और बच्चों के द्वारा किया जा रहा था, विदाउट एनी पार्टी एफिलिएशन। द मूवमेंट वॉज लार्जली कोऑर्डिनेटेड थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड। Jan Andolan was aimed at ending the panchayat system to establish constitutional monarchy, and Jan Andolan 2 sought to end absolute monarchy and establish a republic through constituent assembly। तो पहला वाला जो जन आंदोलन 1 था उसमें पंचायत सिस्टम को ख़त्म किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आए। दूसरे में पूरे तरीके से मोनार्की ख़त्म किया गया और रिपब्लिक कंट्री बनाई गई। हालांकि 2007 से कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया था इन्होंने,
2015 में जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली जो संविधान है, जो कि प्रोग्रेसिव संविधान बनाया, वो फाइनली बन पाया। सो टोटल 8 साल इनको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ही लग गए। कई बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अबॉलिश भी किया गया, बड़े मुश्किल से ये संविधान बना है। द 2025 अपराइजिंग ऑकर्ड विद इन एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बट चैलेंज द पॉलिटिकल क्लास डिमांडिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट एंड न्यू लीडरशिप आउटसाइड ट्रेडिशनल पार्टी। सो 2025 का जो अपराइजिंग था वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो सेटअप है उसके बाहर बिल्कुल जाके नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल क्लास है उनको चैलेंज किया है, उनको बाहर करने की बात की है, पार्लियामेंट को तुरंत डिसॉल्व करने की बात की है, और न्यू लीडरशिप वो ढूंढ रहे हैं जो ट्रेडिशनल पार्टीज से अलग है। उनके हिसाब से सबके सब चोर हैं। वर मोनार्किस्ट फोर्सेस बिहाइंड द वायलेंस। अब क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो वापस मोनार्की चाहती है, वापस किंग रूल चाहती है, क्या वो इनके पीछे, वायलेंस के पीछे है? तो कुछ जेंजी लोगों का मानना है, एक्टिविस्ट का मानना है कि उन लोगों ने ना ही वैंडलिज्म किया है, ना ही आर्सन किया है, और ये जो भी चीज़ें हुई है ये इनफिल्ट्रेशन हुआ है प्रोटेस्टर्स का, जो कि बाहर से आए हैं, जो कि मोनार्किस्ट फोर्स वाले हो सकते हैं, उनका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। हालांकि ये कहना है कि प्रो मोनार्की एक्टिविस्ट के द्वारा ये सब सारी चीज़ें की गई है, अभी थोड़ा जल्दी होगा। हाउ वॉज द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सुशीला जी का जो चीफ जस्टिस रही हैं उनका चुनाव कैसे हुआ, कैसे उन्हें अपॉइंट किया गया है, क्या उन्हें इलेक्ट किया गया है, इस पर चर्चा करते हैं। Following Mr. Oli resignation, Nepal entered a 3-day power vacuum. The selection process involved President Office, the Nepal Army, and Gen Z leader, with the Army Chief playing a crucial mediating role. Hami Nepal and NPO, led by 36-year-old Sudan Gurung, ओरिजिनली इस्टेब्लिश फॉर अर्थक्वेक रिलीफ, इमर्ज एज अ की वॉइस। सो कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस प्रोसेस में? सबसे पहले वो इम्पॉर्टेंट है, जेनजी लीडर्स थे, एक एनजीओ था जो कि 36 ईयर के एक लीडर के द्वारा जो है लीड किया जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रोल था, आर्मी चीफ थे और प्रेसिडेंट थे। इन सभी लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ। इसके अलावा जो जेनजी यूथ थे उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन डिस्कशन किया और फिर कलेक्टिवली एंडोर्स किया सुशीला कार्की का नाम। बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए थे, जैसे कि काठमांडू के मेयर हैं बलेंद्र शाह, उनका नाम सामने आया था। फॉर्मर नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी चीफ थे कुलमान घिसिंग, उनका नाम सामने आया था। आरएसपी के एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे सुमाना शेष था, ये भी इनका भी नाम आया था, पर फाइनली सुशीला कार्की पे बात बनी। सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड डिस्कशन करने के बाद इनका नाम फाइनली आया और इन्हें अपॉइंट किया गया। जो प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडल, उन्होंने अपॉइंट किया अंडर आर्टिकल 61 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। बट अब पार्लियामेंट तो डिसॉल्व कर दी, अंतरिम प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया, पर सवाल ये है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल था? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया गया है? क्या प्रोटेस्ट करने से किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है? ये कई सारे सवाल हैं जो कि जिसे हम डिस्कस करेंगे। द डिसोल्यूशन कुड लाइकली बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बिल्कुल, जो डिसोल्यूशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, क्योंकि नेपाल में भी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है और उनके संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप प्रोटेस्ट करो और सरकार गिर जाए। 76(7) आर्टिकल ऑफ नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ डिसोल्यूशन ओनली आफ्टर फेल्ड प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट एंड रिक्वायर द पीएम रिकमेंडेशन। ठीक, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है तो ही आप जो है दोबारा से पार्लियामेंट को डिसॉल्व करेंगे। पहली चीज़, अगर चाहे तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि पार्लियामेंट डिसॉल्व कर देना चाहिए। आर्टिकल 66(2) में ये सारी चीज़ें हैं, जैसे इंडिया में वैसे वहाँ पर भी है। लेकिन सिर्फ पब्लिक प्रोटेस्ट अलोन करने से ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि डिसॉल्यूशन किया जाए। सो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चनेबल चीज़ है और इन्हीं ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसे रिव्यू कर सकती है आने वाले समय में। जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने इस डिसॉल्यूशन को कंडेम किया है और कहा है कि ये आर्बिट्री और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक रॉन्ग प्रेसिडेंट, रॉन्ग एग्जाम्पल ये बन रहा है हमारे देश के लिए, जो कि खतरनाक है ना। बात करते हैं व्हाट आर द अपकमिंग चैलेंजेस फॉर नेपाल। क्या अपकमिंग चैलेंज है? सबसे पहले तो क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ पाएगी। दूसरी बात, हो सकता है कि जो मोनार्की फोर्सेस है उनका दबदबा बढ़ जाए, और क्या एक्चुअल में दोबारा डेमोक्रेसी रीस्टोर हो पाएगी?
26 मार्च को इलेक्शन दोबारा से हो पाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हमें आने वाले समय में पता चलेगा। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल स्ट्रक्चर है वो अभी भी कंप्लीट नहीं है, कई सारे डिस्प्यूट हैं स्टेट बाउंड्रीज में, प्रोविंशियल बाउंड्रीज में और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में। ये वाला एक इशू है जो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। और जो जेंजी मूवमेंट था वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको भी फॉलो करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसी तरीके से है ना, इसी तरह का प्रोटेस्ट करके आप देश नहीं चला सकते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिस पर आगे देखना होगा कि नेपाल कैसे नेविगेट कर रहा है। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट आर फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स न्यू पावर्स। आर्टिकल द हिंदू में आया है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस बार क्वेश्चन दिख सकता है फॉरेनर ट्रिब्यूनल के ऊपर। ठीक, सो फॉरेनर ट्रिब्यूनल होती क्या है उसके बारे में बात करेंगे, न्यू पावर्स उनकी क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि फॉर्म्ड की गई थी 1964 के फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स के थ्रू। और ये किसके अंदर रेगुलेट होती थी, 1946 फॉरेनर्स एक्ट के अंदर। सो 1946 एक्ट था और 1964 फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम बात करें प्रेजेंटली फॉरेनर ट्रिब्यूनल केवल और केवल असम में ऑपरेशनल है। ठीक, इसके अलावा बाकी देश में फॉरेनर ट्रिब्यूनल नहीं बनाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको प्रीलिम्स में ऐसे आ सकता है कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल केवल और केवल असम के लिए ही बनाई गई है, ये गलत हो जाएगा। असम के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए, होल ऑफ इंडिया के लिए बनाई जा सकती है, अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अभी सिर्फ एग्जिस्ट करती है असम में। सो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इसका काम क्या है, जो भी इलीगल माइग्रेंट हैं है ना, उनको देखना, कोई भी बाहर से आ रहा है इमाइग्रेशन करके, तो क्या वो इलीगल माइग्रेंट है, क्या वो लीगली यहाँ रह सकता है, क्या उसके पास वीज़ा है नहीं है, क्या उसका वीज़ा ख़त्म हो गया है, वीज़ा का डेट, तो ये सब सारी चीज़ें देख करके उन्हें वापस भेजना, डिपोर्टेशन करना, इस तरह के ऑर्डर फॉरेनर ट्रिब्यूनल करता है, इस तरह के ऑर्डर वो देता है। नाउ बात कर लेते हैं अभी करंट कॉन्टेक्स्ट की। ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताई, ये आपको पूछा जा सकता है। Recently, the Union Ministry of Home Affairs notified rules, order and exemption order which made Immigration and Foreign Act 2025 operational. So 2025 में Immigration and Foreign Act बनाया गया है दोबारा, और इसको ऑपरेशनल करने के लिए रूल्स नोटिफाई करना पड़ता है गैजेटेड में, राजपत्र में। सो अभी रूल्स आए हैं, उन्हीं रूल्स को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो फॉरेनर्स एंड इमाइग्रेशन एक्ट है उसे पार्लियामेंट ने अप्रैल में पास किया था। इट रिपील्ड एंड रिप्लेस सेवरल अदर एक्ट्स लाइक पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946 जो अभी मैंने डिस्कस किया था जिसके अंदर फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाया गया था, एंड द इमाइग्रेशन कैरियर लाइबिलिटी एक्ट 2000। सो 4 एक्ट को इसने रिपील और रिप्लेस किया है और एक सिंगल एक्ट बनाया गया है। नाउ क्वेश्चन है कि आखिर ये एक्ट बनाया क्यों गया है, बाकी एक्ट को रिपील क्यों किया गया है, इसके पीछे का रैशनल क्या था। तो सरकार का कहना है कि भाई नया जो लेजिस्लेशन है वो रिक्वायर्ड था टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी एंड ओवरलैपिंग ऑफ लॉ ऑन पासपोर्ट एंड अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन entering and exiting from India, and to regulate matters related to foreigner visa, registration and immigration issue। सरकार का कहना है कि भाई पासपोर्ट इशू पे, वीज़ा रिलेटेड इशू पे, रजिस्ट्रेशन पे अलग अलग एक्ट बनाए गए थे और मल्टीपल एक्ट होने के कारण कन्फ्यूजन बहुत हो गया था। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने सारे जितने भी एक्ट थे उनको ख़त्म किया और एक सिंगल एक्ट बनाया। अब जो नया एक्ट बनाया गया है ऑलमोस्ट उसमें सारे वही चीज़ें हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी ऐड की गई है। सो जो नए रूल्स आए हैं उसमें ओल्ड प्रोविजंस तो हैं ही, कुछ ऐसे प्रोविजंस डाले गए हैं जो आज के रियलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो प्रोविजंस क्या हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डज द इमाइग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल से? फॉर द फर्स्ट टाइम रूल्स लीगली डेजिग्नेट द ब्यूरो ऑफ इमाइग्रेशन टू एग्जामाइन केसेस ऑफ इमाइग्रेशन फ्रॉड or coordinate with the states to identify, deport or restrict the movement of foreigners and collate and maintain an immigration database among other।
अब जब हम इमाइग्रेशन की यहाँ पर बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे देश में आते हैं रहने के लिए या फिर घूमने के लिए, तो इन सबको जो हमारे देश में आ रहे हैं उन्हें इमाइग्रेशन कहा जाता है, इमाइग्रेंट्स कहा जाता है। और अगर आप यहाँ से अपने देश जा रहे हैं तो उसे ई माइग्रेशन कहा जाता है। सो जब आई रहेगा तो लोग आ रहे हैं, ई रहेगा तो यहाँ से हमारे देश छोड़ करके दूसरे देश जा रहे हैं। ये इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। फॉरेनर क्या है यहाँ पर, जो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ आ रहे हैं। अगर इलीगल माइग्रेंट की बात करें तो वो कौन है, जो इलीगल तरीके से इंडिया में घुस रहे हैं, जिनके पास कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। अब रूल्स में पहली बार लीगली ये कहा गया है कि जो ब्यूरो ऑफ इमाइग्रेशन है उसको हम कुछ पावर दे रहे हैं, उसको बनाया जा रहा है। वो क्या करेगा, इमाइग्रेशन रिलेटेड जो फ्रॉड केसेस हैं उनको एग्जामाइन करेगा और जो स्टेट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, सो दैट कि जो इमाइग्रेशन फ्रॉड है वो ना हो, इलीगल माइग्रेंट हमारे देश में ना आए, है ना। लोग जो आ रहे हैं फॉरेनर्स, उनके पास प्रॉपर वीज़ा है रहने का, ये सब सारी चीज़ें, उनकी सारी डिटेल्स कलेक्ट करने का काम कौन करेगा, ब्यूरो ऑफ इमाइग्रेशन। दो द BOI अर्लियर ऑल्सो परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, इट्स रोल्स वॉज रेगुलेटरी एंड नॉट मेंशन इन द लॉ। तो पहले ये लॉ में नहीं थे, पहली बार इन्हें लॉ में मेंशन किया है। पहले भी था BOI, ब्यूरो ऑफ इमाइग्रेशन, पर रेगुलेटरी रोल था। In another first, the rule insert legal provision for recording of biometric information of all foreigners earlier restricted to few visa categories। अब क्या हो गया है कि अब जो भी हमारे देश में आएगा किसी भी कारण से वीज़ा लेकर के, तो सबसे पहले उनके जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये भी रूल्स में पहली बार जुड़ा है। Educational institution will have to inform the foreigner regional registration office about all foreign students and even provide semester-wise academic performance summary such as attendance results and general conduct report। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में नेपाल के, भूटान के, अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनकी भी डिटेल्स अब देनी होगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जा करके। द रूल्स डिफाइन द रोल ऑफ इमाइग्रेशन ऑफिसर हु विल बी द ऑफिसर्स प्रोवाइडेड बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसमें और एक और इमाइग्रेशन ऑफिसर की भी बात की गई है, जो उनका जो रोल है वो भी इसमें डिफाइन किया गया है कि वो क्या करेंगे, और जो इमाइग्रेशन ऑफिसर होगा वो कहाँ से आएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्हें प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट डज द इमाइग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 एंटेल। अभी तक हमने एक्ट की बात की, अब रूल्स की बात करें। जो रूल्स आए हैं, Foreigner tribunal so far unique to Assam have been given the power of first class judicial magistrate। सो इनको ना सिविल कोर्ट की जो पावर है वो तो दी ही गई है, किनको, जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स हैं। अभी तक के ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, केवल असम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाली पावर है। It paves the way to send a person to a detention or a holding center if he or she fail to produce any proof that they are not foreigner। ठीक। सो अब मान लीजिए किसी को पकड़ लिया, इलीगल माइग्रेंट है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहा है, तो उनको तुरंत डिटेंशन सेंटर भेजने के लिए जो है ऑर्डर निकाल सकता है फॉरेन ट्रिब्यूनल। ये सब सारी चीज़ें इनके हाथ में रहेगी। द 2025 ऑर्डर दैट रिप्लेसेस द फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 एम्पावर फॉरेन ट्रिब्यूनल टू इशू अरेस्ट वारंट इफ एन इंडिविजुअल हुज नेशनलिटी हैज़ बीन कंटेस्टेड फेल टू अपीयर इन पर्सन। मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है जो कि फॉरेन ट्रिब्यूनल में उनको कहा है कि आपको आना है और आपको शो करना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, और वो अटेंड नहीं कर रहा है, फॉरेन ट्रिब्यूनल में नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट तक के इशू किया जा सकता है, किसके द्वारा, फॉरेन ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक। अभी अगर हम बात करें तो टोटल 100 ऑफ FTs फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑपरेशनल है असम में, लेकिन केवल कहाँ पर है, असम में। बाकी देश में ये सब सारी चीज़ें नहीं हैं। बाकी देश में क्या होता है, बाकी स्टेट्स में, वहाँ पर अगर इलीगल माइग्रेंट पकड़ा जाता है तो उन्हें लोकल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। अर्लियर द FTs could have unspecified number of member, now the number of member has been kept at 3 and ex parte order can be set aside if the appellate files the review within the first 30 days। ठीक। सो अभी अब बात करें तो जो फॉरेन ट्रिब्यूनल में केवल 3 मेंबर हो सकते हैं, पहले कितने भी मेंबर हो सकते थे। ठीक है, और केवल ये असम में फंक्शनल है।
The order also legally allow border guarding forces or the coast guard to prevent illegal migrant attempting to enter into India by sending them back after capturing their biometric information. मान लीजिए कि कोस्ट गार्ड हो गए या फिर जो BSF है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज हैं, वो अगर किसी को पकड़ लेती है जो इलीगल माइग्रेंट है, तो सबसे पहले उनको क्या करना है, उनको कैप्चर करके उनका बायोमेट्रिक लेना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है, डेमोग्राफिक डिटेल्स लेनी है, और उसके बाद ही वो क्या हो सकते हैं, वापस उनको अपने देश में डिपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डेजिग्नेटेड पोर्टल है उसमें ये सारी डिटेल्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये सब सारी चीज़ें, ये प्रोविज़न पहले भी थे, बस बायोमेट्रिक वाला न्यू है, और प्लस ये लॉ में नहीं था, है ना। एज सच एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू होम मिनिस्ट्री के ये सब चीज़ें फॉलो की जा रही थी। नाउ इमाइग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर में कुछ एग्जम्पशन भी दिए गए हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि इंडिया में आके रह रहे होंगे लेकिन उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और वो इलीगल माइग्रेंट्स की कैटेगरी में नहीं आ रहे होंगे। द ऑर्डर एग्जेम्प्ट्स नेपालीज, भूटानीज एंड तिब्बतन्स फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ठीक, तो यहाँ पर नेपालीज, भूटानीज और तिब्बतन तो ये ऑर्डर फॉलो, है ना, उनके लिए ये एक्ट है ही नहीं। It has, however, added two other categories: registered Sri Lankan Tamil nationals who have taken shelter in India up to January 9, 2015 have been exempted from provision of subsection 1 to 3 of section 3 requirement of passport or other travel document or visa of the 2025 Act. The notification also exempts undocumented member of 6 minority communities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan from penal provision and deportation if they enter India without passport or visa or with expired travel documents before December 31, 2024. So पहले 3 कैटेगरी के जो लोग थे, कंट्री के जो लोग थे, उन्हें कोई वीज़ा के बिना भी इंडिया आ सकते थे, वो थे नेपाल, भूटान, तिब्बतन। लेकिन इसमें 2 कैटेगरी को ऐड किया है। पहले तो जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, है ना, वो इंडिया में 9 जनवरी 2015 के पहले से यहाँ रह रहे हैं, तो उनको नहीं बाहर करेंगे, डिपोर्ट नहीं करेंगे। और दूसरे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, उसमें हमने 3 कंट्री की जो माइनॉरिटी है, 6 माइनॉरिटी को, उनको सिटीजनशिप देने की बात कही थी। अगर वो दिसंबर 31, 2024 के पहले हिंदू, पारसीस और क्रिश्चियंस, ये सब सारी जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की, अगर ये हमारे देश में आते हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भी इन्हें इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा, डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शुरू में मैंने पॉइंट्स बताए वो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।